नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और आज बात संयुक्त राष्ट्र संघ की। संयुक्त राष्ट्र संघ अपने समय की अद्वितीय संस्था। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ नामक विश्व संस्था की स्थापना की गई। शुरू में केवल 51 राष्ट्र इसके सदस्य थे, परंतु अब संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य देशों की संख्या बढ़कर 193 हो चुकी है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और वर्तमान में इसका नाम संयुक्त राष्ट्र है। संघ शब्द को महासभा ने अपने एक प्रस्ताव के जरिए नाम से हटा दिया। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और कायदे कानून संयुक्त राष्ट्र के नियंत्रण में है, पर सच्चाई यह है कि प्रमुख शक्तियां नियम बनाती हैं और इन्हें लागू करती हैं, लेकिन इनका पालन नहीं करती। कहा जाता है कि पिछले कुछ दशकों में यूएन का दबदबा न सिर्फ कम हुआ है, बल्कि कुछ ताकतवर देश यूएन के नियमों को ताक पर रखकर अपनी इच्छा थोपते रहे हैं। आज समझेंगे कि संयुक्त राष्ट्र की उपयोगिता क्या है, क्या यूएन पहले से अधिक कमजोर है, उसका महत्व क्या है और भविष्य में इसके चैलेंजेस यानी कि चुनौतियां क्या होने जा रही हैं। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर एस डी मुनि हैं, विदेश मामलों के जानकार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सुरेश के गोयल हैं, पूर्व राजदूत। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और प्रोफेसर सुनील चौधरी हमारे साथ हैं, निदेशक हैं अनुसंधान के एनटीयू में। सर, आपका भी स्वागत है। शुरुआत मैं करना चाहूँगा सुरेश सर आपसे। जब यूएन बना उस वक्त की जो ज़रूरतें थीं और उस लिहाज से इसमें कोई दो राय नहीं कि उसने अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया दुनिया के अलग अलग देशों के नज़रिए से, लेकिन आज की स्थिति में अगर देखें तो यूएन तब से कितना बदला नज़र आता है, कितना विशाल, कितना मजबूत। देखिए, काफ़ी एक तो आपने अभी बताया कि पहले जब 1945 में यूएन बना, इसके सदस्य 51 सदस्य थे। आज 193 सदस्य हैं। उस टाइम सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप 10 थी, आज 15 हो गई है। प्रपोर्शन देख लीजिए आप कि कहाँ 51 में से 10 सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर थे और अब 193 में से 15 हैं, तो प्रपोर्शन काफ़ी बदल गया है। उस टाइम पर यूएन का एक ट्रस्टीशिप काउंसिल और डीकोलोनाइजेशन एक बड़ा बहस मेन मुद्दा था। आजकल इसके बारे में नाम भी सुनने को नहीं मिलता है। डेवलपमेंट एजेंडा था उस टाइम पर यूएन का। उस टाइम पर डेवलपमेंट एजेंडा यूएनडीपी के थ्रू होता था, लेकिन अहमियत थी उसकी, लेकिन ज़्यादा अहमियत थी पीस कीपिंग ऑपरेशंस की, इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी की। आज भी सिक्योरिटी की, इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी की अहमियत काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन साथ साथ अब आप सुनते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, क्लाइमेट, नए नए इशू सामने आ गए हैं। तो इससे 1945 से लेकर के अब तक जो इंटरनेशनल इश्यूज और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं जो कि यूएन के तहत आते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं पहले से ही। एक तो ये है, एजेंडा बढ़ गया, एजेंडा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, मोर वाइड स्प्रेड है, काफ़ी उसकी रेंज अच्छी हो गई है, ज़्यादा हो गई है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर देखा जाए तो यूएन एक ऐसी संस्था बन चुका है जिसमें से विश्व के ज़्यादातर देश, तकरीबन सारे ही देश इसके मेंबर हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कायम रखने के, उसको चलाने के लिए एक ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण संस्था बन जाती है ये। ओके मुनि सर, क्योंकि जब 193 सदस्य देश और तकरीबन दुनिया के ज़्यादातर देश अब उसके सदस्य हैं, लेकिन एजेंडा जितना व्यापक है, जो स्वीकार्यता 50 के दशक में थी या जो दबदबा 50 के दशक में था, क्या वो इस सदी में दिखता है इसका, या पहले से कहीं कमज़ोर या मजबूत? कविंद्र, एक बात पहले मैं शुरुआत की करूं कि ये बात सही है कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई तो बहुत बड़े बड़े आदर्श सामने रखे गए। सबसे बड़ा आदर्श था शांति का। वास्तव में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध की जो व्यवस्था थी, जो शक्ति संतुलन की व्यवस्था थी, उसको स्थायित्व देने के लिए था। और उसका मतलब ये हुआ कि जो देश दूसरे विश्व युद्ध में जीत गए, उनका प्रभुत्व कायम रखने का एक अनलिखित मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ का था। एक अनलिखित चार्टर आप कह रहे हैं, मसौदा जो था, अनलिखित उद्देश्य कह दीजिए, चार्टर बड़ी चीज हो जाएगी। और मैं समझता हूं कि कुछ हद तक उसका वो चरित्र अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। और अगर आप उसको देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा समिति है, सिक्योरिटी काउंसिल, उसको देखने से साफ नजर आता है, या जो
बड़े मुद्दे हैं, जैसे न्यूक्लियर का मुद्दा है, या अभी जो नई बात उन्होंने R2P के नाम से इंटरवेंशन की बात चलाई है, इन सब को देखने से पता लगता है कि जो प्रभुत्व इन कुछ शक्तियों का द्वितीय विश्व युद्ध के समय में था, उसका पूर्ण रूप से रिफॉर्म नहीं हुआ है, और मुझे लगता है वो रिफॉर्म होगा नहीं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर आप संयुक्त राष्ट्र संघ को देखें तो उसके दो बड़े पहलू हैं। एक, जैसे गोयल साहब ने कहा कि उसका विकास और ह्यूमैनिटेरियन डायमेंशन है, एक उसका शक्ति संतुलन या पीस डायमेंशन है। पीस डायमेंशन में यूनाइटेड नेशंस बहुत कम कुछ कर पाया है। चाहे आप ह्यूमैनिटेरियन वायलेशंस अफ्रीका के देख लीजिए, वियतनाम के युद्ध में कहीं नहीं था, जहां कहीं भी साइनो इंडियन लड़ाई हुई उसमें वहां कहीं नहीं था। जो बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, खास तौर से जिनमें बड़ी शक्तियों का शुमार था, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ बिल्कुल निनकम्पू होके बैठा रहा, कुछ नहीं कर सका। जबकि जो दूसरे हैं, जैसे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, हेल्थ के मामले हैं, विमेन का मामला है, उसमें बहुत काम किया है। तो जो दूसरे राष्ट्रों की आस्था संयुक्त राष्ट्र संघ में बढ़ी है, वो इस विकास और ह्यूमैनिटेरियन मुद्दों को लेकर बढ़ी है, और जहां तक दूसरे राष्ट्रों की आस्था कम हुई है, वो शांति के मुद्दों को लेकर कम हुई। ओके, चौधरी जी, जो बात कही बुनी साहब ने बहुत अहम की, पीस जो कि एक शुरुआती तौर पर एक बड़ा एजेंडा देखता था, और जब यूएन का गठन हुआ, बहुत अहम है ये, और सच भी है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो सामरिक संतुलन है, उसमें कुछ लोगों के हितों को एक तरीके से फलीभूत करने की पूरी कोशिश उसके तहत की गई थी। पीस के मसले पर यूएन के रोल को पिछले अब तक के जब से उसका निर्माण हुआ, आप कैसे देखते हैं, और वो कितना आगे जाकर कमज़ोर अगर नज़र आ रहा है तो क्यों? देखिए, जैसे मुनीर सर ने कहा कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन था वो बेसिकली लोकतांत्रिक गठन रहा, लेकिन वो लोकतांत्रिक गठन से एक राजनीतिक संगठन के रूप में काम करता चला गया। अर्थात उसकी जो रूपरेखा है, उसका जो अस्तित्व है, उसका जो स्वरूप है, वो लोकतांत्रिक से राजनीतिक ज़्यादा नज़र आने लगा। और इसका एक मुख्य कारण ये था कि कुछ जो पश्चिमी शक्तियाँ थीं, जो बहुत शक्तिशाली शक्तियाँ थीं, उनका वर्चस्व किसी न किसी रूप में, चाहे शांति का मुद्दा है, किसी और मुद्दे को हम देखें, वो पश्चिमी शक्तियों का वर्चस्व संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यशैली में, कार्यप्रणाली में दिखने लगा। यही कारण है कि पीस कीपिंग फोर्स, पीस मेकिंग फोर्स के रूप में नज़र आने लगी, और उसने कहीं ना कहीं इसकी विश्वसनीयता को, इसकी क्रेडिबिलिटी को कमज़ोर करने का प्रयास किया। लेकिन अगर हम पिछले 3 दशकों में देखें, 1980 के बाद अगर हम देखें, जो महत्वपूर्ण विषय आए हैं, चाहे वो विकास का मुद्दा है या पर्यावरण का मुद्दा है या अन्य मुद्दों, हेल्थ और हाइजीन को लेके है, एजुकेशन को लेके है, पॉवर्टी को लेके है, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके है, जो मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स में जो मुद्दे आए, जिसमें यूनाइटेड नेशंस ने बहुत प्रोएक्टिव रूप से काम करना शुरू किया, उन मुद्दों की वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्वसनीयता, उसकी क्रेडिबिलिटी और उसकी वायबिलिटी दोनों स्ट्रेंथन होने लगी हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि 21वीं शताब्दी का यूनाइटेड नेशंस है, इन अगर हम नकारात्मक पहलुओं को नज़रअंदाज कर दें तो लग रहा है कि वो जिस रास्ते पे उसको चलना चाहिए, वापस उसी रास्ते पे एक लोकतांत्रिक संगठन के रूप के अंदर दोबारा से संयुक्त राष्ट्र संघ आने की कोशिश कगार पे खड़ा हो गया। गोयल सर, क्या एग्री करते हैं आप, चौधरी जी कह रहे हैं? देखिए, मैं 3.5 साल 1991 से 1995 तक यूएन में काम कर चुका हूँ, और जो मुद्दे मैंने उस टाइम पर डील किए थे वो मुद्दे यही थे। इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, एक तरह से कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद में एकदम अचानक जो है एक बड़ा आया कि अब यूएन का डेमोक्रेटाइजेशन करना है, हमको जो है एक जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी है इसमें एक नई जान डालनी है। बुतरोस गाली आए, उन्होंने अपना एजेंडा ऑफ पीस उन्होंने शुरू किया, सॉवरेंटी की डेफिनेशन वगैरह चेंज हुई, ये सब हुआ। एक जो वास्तविकता ये है कि हम अगर चाहें कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का एक डेमोक्रेटाइजेशन हो जाए, तो वो वास्तविकता नहीं हो सकती है। वो अगर सिक्योरिटी काउंसिल के 193 मेंबर हो जाएं इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, तो उसका वही हाल होगा जो जनरल असेंबली का होता है कि कोई कंसेंसस में डिसीजन होगा लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमेशा मैं
थोड़ा सा अलग हट के जा रहा हूं यहां पर, लेकिन वास्तविकता ये है कि शांति और सुरक्षा के लिए एक बैलेंसिंग बहुत आवश्यक हो जाती है। कोई ना कोई जो देश जिसमें ताकत है वो आगे बढ़ कर के उस ताकत को इस्तेमाल करके एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। जो सिक्योरिटी काउंसिल की अभी की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जरूरी है कि जो पांचों जो वीटो पावर है वो इसी कैटेगरी में शामिल हों, लेकिन उसके जो फिलॉसफी थी कि द विक्टर्स टुक ऑल, वो बात थी ये। अगर अब ज़्यादातर देश, अगर आप बात करते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म किया जाए, बढ़ाना है, एक्सपेंशन करना है, तो एशिया के सारे देशों में क्यों नहीं जाते हैं ये? एशिया के जो देश जो अपना हक जताते हैं कि हाँ हमको परमानेंट मेंबरशिप में शामिल होना है, किस बेसिस पर? कि हमने पीस कीपिंग ऑपरेशंस में इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी को मेंटेन करने में हमारी भागीदारी रही है, हम में ताकत है, हम ये काम बखूबी निभा सकते हैं, वरना क्यों जाएंगे वहाँ पर ये? तो वास्तविकता यही है कि लोकतांत्रिकता जनरल असेंबली में हो सकती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बरकरार करने के लिए कहीं ना कहीं एक बैलेंसिंग जरूरी हो जाती है ये, जिसकी कमी है। हाँ, बैलेंसिंग की कमी है, वो बैलेंसिंग नहीं हो रही है। तो हमको जो बात करनी है अगर कि यूएन को इफेक्टिव करने के लिए, जैसे कि प्रोफेसर मुनि ने कहा कि जो डेवलपमेंट एजेंडा है उसके बारे में काफ़ी बात होती है, क्योंकि उसमें कोई इस तरह की तकरार नहीं होती है। उसमें खाली आपको ये है कि पैसा देना है और पैसा काम में आना है। जहाँ जो असली मुद्दे हैं कि वर्चस्वता किसकी रहेगी, किसका इन्फ्लुएंस रहेगा, वहाँ पर तकरार होती है। वही सर, एक और चीज़ जो दिखी है हाल के कुछ वर्षों में, या मैं कहूँ कि पिछले 1.5 दशक में ख़ास तौर पर, यूएन में अमेरिकी दबदबा या फिर कुछ उन देशों का दबदबा ख़ास तौर पर जिनकी सामरिक और आर्थिक ताकत बहुत ज़्यादा रही है, और वो अपनी मनमानी या फिर अपनी शर्तों को यूएन के ज़रिए थोपते रहे दूसरे देशों पर। ये वाकई आपको लगता है कि एक अलार्मिंग सिचुएशन थी और उससे हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसका बड़ा रीज़न क्या है, बड़ा कारण क्या है इसका? कविंद्र, यही तो मैंने शुरू में यही कहा था, जो तुमने बहुत विस्तार से और अच्छे ढंग से उसको एक्सप्रेस कर दिया। जब मैंने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो व्यवस्था थी उसको कायम रखने की बात की गई थी, और उसमें वर्चस्व किसका था? जैसा इन्होंने कहा, पश्चिमी देशों का वर्चस्व था। वो वर्चस्व आज भी शामिल है। अगर आप कुछ क्रिटिकल मुद्दे, मैं 2 मुद्दे लेता हूँ, 3 मुद्दे लेता हूँ। पीस कीपिंग का अमेरिका ने साफ डिक्लेयर कर रखा है कि हम उस पीस कीपिंग ऑपरेशन में नहीं जाएंगे जहां हमारे डायरेक्ट इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे। लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इनसे तो आप पूछते नहीं कि उनके डायरेक्ट इंटरेस्ट कहाँ इन्वॉल्व है, कहाँ नहीं है। अगर हम जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, वो पैसे का प्रलोभन दिखाकर उनको वहां पर ले जाते हैं, काम कराते हैं। दूसरी बात जो मैंने कहा था, R2P का सवाल था। R2P में आप लीबिया में तो चले गए, सीरिया में कुछ नहीं कर सकते, इराक में कुछ नहीं कर सकते। वहां आपने कहा कि यूनिलेटरल एक्शन करेंगे, वो करते हैं, यूनिलेटरल एक्शन आज भी करते हैं। और ये 21वीं शताब्दी की बात है, ये मैं बहुत पुरानी बात नहीं कह रहा हूँ, उसको नहीं बदलेंगे। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ की सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म का सवाल है। 25 बरस हो गए, 20-25 बरस हो गए, ये मुद्दा टेबल पे अटका हुआ है। आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि उसमें ब्रिटेन अलग नहीं होना चाहता, फ्रांस अलग नहीं होना चाहता। फ्रांस और ब्रिटेन की आज की विश्व व्यवस्था में क्या रूपरेखा है? बजाय 45 में वो लोग जीत के आए थे, और उसी हिसाब से वो कुर्सियां लेके बैठे हुए हैं, कहा हम नहीं जाएंगे वहां से। तो ये जो व्यवस्था है, ये जैसा मैंने कहा कि पूरी तरह से इसका परिवर्तन होने की आवश्यकता है अगर इसको सार्थक बनाना है। तो अगर आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, 193 देशों की बात कर रहे हैं, तो उनमें से कितनी की आवाज सुनी जाती है? हिंदुस्तान, जापान जैसा फाइनेंशियल लेवल्स में अमेरिका हर वक्त कहता है हम पैसा देते हैं, पैसा रोक देंगे, अगर आप ऐसा करोगे पैसा रोक देंगे। वो लोग किसका कैलकुलेशंस करते हैं? किस कंट्री ने हमारे वाले मुद्दे पे कितनी बार फेवर से वोट किया, कितनी बार नहीं वोट किया। ये डेमोक्रेटिक व्यवस्था है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, इसका मैं पूरा नकारात्मक, लेकिन जो सत्ता के प्रश्न हैं, जो शक्ति के प्रश्न हैं, जो सामरिक प्रश्न हैं, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्था में मूल परिवर्तन नहीं हुआ है, उसके रेटोरिक्स में परिवर्तन हुआ है, बातचीत में परिवर्तन हुआ है। दुनिया बदल रही है, लेकिन वो यूनाइटेड नेशंस के इन तबकों में परिलक्षित नहीं होती है।
गोयल सर, ये बदला क्यों नहीं यूएन, और बदलना चाहता नहीं है या कुछ देश बदलने देना नहीं चाहते? नहीं, बदलना चाहने की बात नहीं है, बदलने देने की बात भी शामिल नहीं है। बदलाव वही होगा जो ताकतवर देश हैं, जिनका वर्चस्व है, जो उनको कबूल होगा। देखिए, मैं आइडियलिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वास्तविकता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सिक्योरिटी काउंसिल में अगर यूएसए, चाइना, यूके, फ्रांस और रशिया के पास में वीटो है, वो मिलिटरीली कितना भी कमजोर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो वीटो क्यों छोड़ना चाहेंगे वो? ये क्योंकि वीटो उनको यह हक देता है कि जो भी एक डिसीजन लिया जाएगा उसको वो नकार सके, वो तो कौन छोड़ेगा उसको? और वो क्यों चाहेंगे कि वही वीटो पावर कोई दूसरा देश उसको शेयर करे? तो ये सब ताकत की बात है ये। तो फिर यूएन तो डेमोक्रेटिक कहाँ रहा? फिर तो वो जीवी संस्था होगी 5 देशों की। जी, मैं वही कहने वाला था कि जब हम बात करते हैं कि यूएन का लोकतांत्रिकरण करना है, वो छलावा है। एक वाक्य है, मंत्र है, हम सब मंत्र को बोलेंगे, लेकिन यूएन का या किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो कि एक ग्लोबल शांति और सुरक्षा के मामले में काम करती है, जहां पर कि बल का प्रयोग जरूरी हो जाता है, जहां पर ये एक ताकत दिखाना जरूरी हो जाती है, वहां पर लोकतांत्रिकरण एक हद तक सही रहेगा, लेकिन उस हद से आगे नहीं बढ़ पाता है ये तो जी सही वास्तविकता यही रहेगी, कुछ भी हो। और हम भी अगर चाहते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल में जाना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा जो एक स्वरूप हो हमारी ताकत के मुताबिक हो। मोनी सर, तो फिर नहीं, मैं सुरेश जी से थोड़ी अलग बात कहना चाहता हूँ। ये जो बड़ी शक्तियाँ हैं, उनकी पकड़ इन संस्थाओं पे इतनी गहरी है कि आप उसे छुड़ा नहीं सकते। एग्जाम्पल दूंगा मैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो रिफॉर्म होता है उसमें बात अंदर अटकी हुई है। कुछ लोग कुछ देश बढ़ाना चाहते हैं, कुछ देश नहीं बढ़ाना चाहते। आप इसको जनरल असेंबली में क्यों नहीं ले जाते? मैं यूनाइटेड नेशंस को याद दिलाना चाहता हूं कि 1950 में जब कोरिया के मुद्दे पर रूस बार बार वीटो लगा रहा था और अमेरिका की चल नहीं रही थी, तो उन्होंने उस इश्यू को उस वक्त जनरल असेंबली में ले गए और क्या नाम दिया उसका? यूनाइटिंग फॉर पीस। अरे तो अब भी तो यूनाइट हो जाइए पीस के लिए, उसी वक्त हुए थे आप। तो ये नहीं है कि कुछ हो नहीं सकता है लेकिन कुछ करने नहीं देंगे। सबसे बड़ी बात यह है, तो ये ताकत का मुद्दा डेमोक्रेसी करने नहीं देता है। जिसके पास ताकत है वो क्यों अपनी सत्ता छोड़कर दूसरों को बढ़ाएगा? ये बात सही है, लेकिन संस्था में ऐसे प्रोविजंस हैं जो मैं 50 का मैंने आपको रेफरेंस दिया है, आप उसको अप्लाई कीजिए। 129 देश ये चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म हो, विस्तार होना। 129 देश या 134 देश ये चाहते हैं कि भारत उसका एक सदस्य होना चाहिए, लेकिन 5 देश नहीं चाहते। क्या करेंगे आप? मैं एक चीज कहूँ सर, ये यूनाइटेड फॉर पीस रेजोल्यूशन जब आई थी, वो रेजोल्यूशन इसलिए आई थी कि कांगो के ऊपर यूएसए और यूएसएसआर एक नजर से नहीं देख पा रहे थे सिक्योरिटी काउंसिल। यही तो कह रहा हूं आपको कि वीटो लगाया उन्होंने, कोरिया पे भी आया, वही आया। तो बात वही है कि ताकत की बात है ये नहीं, लेकिन जो बात जो उसमें प्रावधान है, जो साहब डेमोक्रेटिक उसके तरीके से बता रहे थे कि इसका विस्तार हो रहा है, भरोसा बढ़ रहा है, लेकिन 193 देश ये भरोसा कब तक रखेंगे? जब अगर उनको बार बार ये महसूस होगा कि जब विस्तार की बात आती है और जो नॉर्म्स दिए गए हैं, जिसका जिक्र मुनी साहब ने किया कि अगर कहीं डिस्प्यूट है तो आप आम सभा में ले जाइए, उससे आप बचेंगे और सिर्फ 5 देशों के नजरिए से ही यूएन को चलाने या उसके एजेंडे को सेट करने या दुनिया के देशों पर थोपने की कोशिश जनरल असेंबली में ले जाइए। हाँ, मैंने कहा ना कि यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन से नाउ यूनाइटेड नेशंस जो है अब वो यूनाइटिंग फॉर डेमोक्रेसी एंड यूनाइटेड एंड यूनियन फॉर डेवलपमेंट रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है। अगर हम इसको पिछले 2-2.5 दशक से पीछे ले जाते हैं तो ये आइडिया कभी नहीं आया था कि भारत जैसे देश को भी यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। लेकिन आज ये जो प्रस्ताव है अक्रॉस वर्ल्ड जो है एक्सेप्ट होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लोकतंत्र की, हमारे उन सकारात्मक पहलुओं की सफलता है। और मुझे उम्मीद है कि अगर ये प्रस्ताव या इस प्रकार का रेजोल्यूशन, इस प्रकार का इनिशिएटिव बढ़ता चला जाएगा और अगर जनरल असेंबली में ये इश्यूज डिस्कशंस के लिए आएंगे, जैसे मुनी सर ने कहा कि जब कोरिया इशू को लेकर जनरल असेंबली में जा सकते थे, तो ये इशू भी जब भी कभी आएगा जनरल असेंबली में, और एकदम पैसिमिस्ट नहीं हूं कि ऐसा कभी होगा नहीं, अगर अब तक नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। सिर्फ भारत के नजरिए से नहीं, मैं ये समझना चाहता हूं कि जब इराक का मसला आता है, सीरिया का मसला आता है, लीबिया का मसला आता है, ईरान का मसला आता है, अमेरिका या कुछ देश अपनी शर्तों के लिहाज से
अपनी शर्तें थोपते हैं और यूएन की स्टैंपिंग कराते हैं। ऐसा क्यों? फिर उन 193 देशों के हक, उनके अधिकार और उनकी राय का क्या मतलब है? नहीं, ये इसका एक पहलू है। अभी यूनाइटेड नेशंस में, जैसे मैंने कहा, नहीं, पश्चिमी देशों का जो वर्चस्व था, जो आधिपत्य के रूप में चला गया, वो अभी कहीं ना कहीं है। कुछ मुद्दों पे ज़्यादा नजर आता है। स्पेसिफिकली अब सिक्योरिटी काउंसिल की फंक्शनिंग की बात करते हैं। अगर हम सिक्योरिटी काउंसिल के एक्सपेंशन की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस के रिस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू हुई है, जिसमें जो नेशंस हैं, जो बहुत सशक्त नेशन है, चाहे भारत है या जापान है या इजराइल है या साउथ अफ्रीका है, जो नेशंस बेसिकली सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरशिप, वीटो पावर्स की मेंबरशिप के अंदर बिल्कुल एलिजिबल हैं और एंटाइटल भी हैं, तो उसके प्रति जो एक नई मुहिम है, मैंने कहा मुहिम शुरू हुई है। अब ये कितना सकारात्मक रूप लेती है, कब ये अस्तित्व में आता है, ये समय ही बता पाएगा। लेकिन हमें एकदम पैसिमिस्ट भी नहीं होने कि ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा, अब तक नहीं होता, कभी नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ज़रूर इन मुद्दों पे और एक लंबी बहस होगी और कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस का रियल रिस्ट्रक्चरिंग, उसके रियल डेमोक्रेटाइजेशन पर निर्भर करेगा। मैं कंट्री के नजरिए से चौधरी साहब, बहुत सीधा सवाल, क्या यूएन बराबरी की नज़र से देख रहा है सभी देशों को? और अगर नहीं तो फिर उसका औचित्य क्या है? अगर हम यूनाइटेड नेशंस को केवल उन 5 देशों के समकक्ष खड़ा करते हैं, तब तो लगता है कि शायद इसका उत्तर नकारात्मक होगा। लेकिन यूनाइटेड नेशंस तो 5 देश ही नहीं है। यूनाइटेड नेशंस में वो 193 नेशंस है जिनका इक्विटेबल पार्टिसिपेशन है, इक्विटेबल रूल है। लेकिन कितना डिसाइसिव होगा, ये कुछ मुद्दों पे तो नजर आता है कि शायद नहीं है। लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग मुझे लगता है कि यूएन अभी भी इक्वल फुटिंग पे नेशंस को जज करता है और वो जज करता रहेगा। मनीष सर, चैलेंज क्या दिख रहा है और कैसे बदले? सिक्योरिटी काउंसिल की बात तो यही कही कि बड़ी बड़ी शक्तियां उसको दबा के बैठी है। एनवायरनमेंट को लीजिए, एनवायरनमेंट में सारे देश कह रहे हैं कि जो बड़े शक्तिशाली देश हैं उनको ज़्यादा पैसा देना चाहिए, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करना चाहिए। नहीं होता। एनवायरनमेंट पे बड़े बड़े मुद्दे हो जाते हैं, जहाँ हैं वहीं के वहीं रहते हैं। ये क्या तरीका है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, आवरण में, दिखावे में संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत जनतांत्रिक, डेमोक्रेटिक लगता है। और इसीलिए मैंने कहा कि इसकी आलोचना या इसका असेसमेंट, आलोचना नहीं, इसका आंकलन करने के लिए हमें 2 तरह के मुद्दे देखने पड़ेंगे। एक जो सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक मामलों से रिलेटेड है, एक जो डेवलपमेंट मामलों से रिलेटेड है। ये बात सही है कि डेवलपमेंट मामलों में सभी लोग इकट्ठा, सब ने आके एसडीजी बना दिया। एसडीजी कितना इम्प्लीमेंट होगा, कहाँ इम्प्लीमेंट होगा, उसका बाद में 5-10 साल बाद असेसमेंट भी हो जाएगा। लेकिन जो शॉर्टफॉल्स हैं उनको कौन पूरा करेगा, उसका दायित्व कौन लेगा? और आज खुलेआम ये कहा जा रहा है कि हम इतना पैसा देते हैं, अगर आप ये नहीं करोगे तो हम पैसा वापस ले लेंगे। बिल्कुल, हम आपको, और ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, कई लोगों को हिंदुस्तान को मिलाकर जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस है उनके पूरे पेमेंट्स नहीं आते हैं टाइम से। तो है, अंदर की बड़ी प्रॉब्लम्स है, उनको समीक्षा होनी चाहिए। और ये आलोचना नहीं बल्कि किसी भी संगठन, ये आंकलन है, ये आलोचना नहीं है। गोयल सर, एक आखिरी आपका मैं कमेंट चाहूंगा। जिस तरीके का वातावरण है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर और जिस तेजी के साथ ध्रुवीकरण या फिर बाजार या अलग अलग मुद्दे सामने आ रहे हैं, किस तरीके से इस चैलेंज को देखते हैं और यूएन को इन चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए क्या बदलाव की वहां पर और किस तरीके से उसकी जरूरत होगी? देखिए, मैं इस मामले में 2 छोटी छोटी चीज़ें हैं कि यूएन में काफ़ी खामियां हैं। हमने कहा, प्रोफेसर मनी ने कहा, बहुत खामियां हैं। लेकिन इन खामियों के बावजूद एक अकेला यूएन ऐसी संस्था है जहां पर विश्व के ज़्यादातर देश, तकरीबन सारे ही देशों का एक वोट, एक कंट्री का रिप्रेजेंटेशन है। तो कम से कम जो सारे मुद्दे हैं उनको इकट्ठा मिलकर के बातचीत करने के लिए एक जो एक्सप्रेशन होता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक वो बातचीत नहीं होती है तो पता नहीं चलता है कि क्या सोल्यूशन निकलेगा। डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी सारा काम हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कतें आई हैं, पैसा नहीं मिलता है, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन ये उसका जो एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, ये उसको हम नकार नहीं सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमको जो है यूएन से इतनी ज़्यादा उम्मीदें लगानी नहीं चाहिए जो कि वास्तविकता से काफ़ी परे हट करके हों। पावर बैलेंस जो है रियलिटी है, उसको हमको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये लास्टली एक चीज़, आपने टीना का नाम तो सुना ही होगा, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। तो आप चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए कि असल में जो संयुक्त राष्ट्र है यानी कि यूएन, उसकी ज़रूरत दुनिया को क्यों है और असल में जब बना था तो उसका मकसद क्या था और बदलते वक्त के साथ इसने खुद को कितना बदला और दुनिया के दूसरे देशों को देखने का नजरिया इसने कितना बदला या फिर नहीं बदला। और अब बात आप दर्शकों की राय की। हमने कार्यक्रम दिखाया था मरीजों को मिलेंगे अधिकार।
सौरभ जायसवाल लिखते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से लाया गया ये मसौदा एक अच्छा कदम है, लेकिन साथ ही सबसे बड़ी समस्या इसको लागू करना है। हमारे देश के डॉक्टरों का मरीजों के प्रति संवेदनशील न होना और निजी अस्पतालों के प्रबंधकों का डॉक्टरों पर मुनाफे के लिए दबाव होना भी है, और सरकार को इस मसौदे का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करना चाहिए। एक और दर्शक हैं कमल कुमार, लिखते हैं कि मरीजों के अधिकार का ये मसौदा एक आवश्यक मुद्दा है। सबसे बड़ी समस्या इसके बेहतर क्रियान्वयन की है। क्रियान्वयन को बेहतर करने के लिए अस्पतालों को अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी और सरकार को भी इन पर प्रभावी नियंत्रण रखने के साथ सरकारी अस्पतालों में सेवाओं की उच्च गुणवत्ता को बनाना होगा और लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करना होगा। तो आप दर्शक अपनी राय, आलोचना, सुझाव हमें यूं ही लिखते रहिए। हमारे कार्यक्रम आप YouTube पर भी देख सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।